हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो सुबह की वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे C-17 ग्लोबमास्टर 3 की जो प्रोडक्शन लाइन है उसको रीस्टार्ट करने की बात करी जा रही है और क्यों जब ये होता है तो इंडिया को इनको प्रोक्योर करने में लाइन में सबसे आगे होना चाहिए। साथ में हमने बात करी थी एयरबस के A400M की और हमने बोला था कि उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो एयरबस का जो A400M है ये इंडियन एयरफोर्स के MTA प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट 40 से 80 एयरक्राफ्ट की है। तो कई जगह पर MTA प्रोग्राम को AN-32 का रिप्लेसमेंट बताया जाता है, कई जगहों पर इसे IL-76 का रिप्लेसमेंट कह देते हैं, जबकि जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर सीक आउट करे जा रहे हैं ये दोनों ही कैटेगरी में नहीं आते। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है करीबन 25 टन का पेलोड कैरी करने वाले प्लेटफॉर्म्स की, जो एटलीस्ट इंडिया के लाइट टैंक को कैरी कर पाए और फॉरवर्ड बेसिस पर डिप्लॉय कर सकें। यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें पहला जो है ये एयरबस का A400M है, जैसे कि हमने बताया। दूसरा लॉकहीड मार्टिन का C-130J सुपर हरक्यूलिस है। तीसरा एम्ब्रेयर का C-390M है। तो अगर आप कैपेबिलिटी वाइज देखेंगे तो C-130J सुपर हरक्यूलिस और एम्ब्रेयर C-390 जो है काफ़ी क्लोज आते हैं। इवन दोनों की प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, जो कि 140 से 160 मिलियन डॉलर पर यूनिट के आसपास की है। साथ में एम्ब्रेयर के केस में 26 टन का पेलोड कैपेसिटी है, वहीं पर हरक्यूलिस के केस में ये 20 टन के आसपास है। हम पहले से हरक्यूलिस ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन मेनली उनको स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी C-390 को लेकर एम्ब्रेयर जो है वो विलिंग है पार्टनरशिप को एक्सटेंड करते हुए प्रोडक्शन लाइन को इंडिया में खोलने के लिए, साथ में टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफ़र करने में। तो ओवरऑल C-390 जो है ये एक ज़्यादा सुटेबल प्लेटफॉर्म निकल कर सामने आ रहा है। तो ये वर्सेटाइल भी है, ये कार्गो कैरियर का काम तो कर ही सकता है, साथ में ये एयर टू एयर रिफ्यूलर का भी काम कर सकता है। बाकी शॉर्ट डिस्टेंस टेक ऑफ और लैंडिंग की कैपेबिलिटी भी यहाँ पर है और ये अनप्रिपेयर्ड रनवेज पर भी लैंड कर सकता है। तो IAF के MTA कंपटीशन में ये फेवरेट है, क्योंकि जो स्पेसिफिकेशन सामने रखी गई हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा फिट बैठता है। लेकिन कई जगह पर यह भी कह दिया जाता है कि IL-76 के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी इन प्लेटफॉर्म्स को देखा जा रहा है। तो इस केस में ये प्लेटफॉर्म पीछे हो जाता है। जो IL-76 हम ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि IL-76MD है, उनकी मैक्स पेलोड कैपेसिटी 40 से 48 टन की है, यानी कि ये प्लेटफॉर्म उसका आधा पेलोड कैरी कर सकते हैं। तो पेलोड कैपेसिटी वाइज अगर आप देखेंगे तो ये AN-32 के ज़्यादा क्लोज है IL-76 के कंपैरिजन में। बाकी अगर आपको लाइट टैंक भी कैरी करने हैं तो खाली 26 टन की पेलोड कैपेसिटी से काम नहीं चलेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा ही होनी चाहिए। फिर आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि अगर इससे ज़्यादा चाहिए था तो रिक्वायरमेंट में खाली 25 टन को ही क्यों मेंशन किया गया है। तो पॉसिबल रीज़न यहाँ पर ये हो सकता है ताकि कंपटीशन बढ़ सके। तो अगर आप हायर टनेज पे चले जाएंगे तो एयरक्राफ्ट के नंबर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। ये चीज़ हमने सुबह भी एक्सप्लेन करी थी कि कैसे जो C-17 ग्लोबमास्टर है उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है और उसके प्रोडक्शन के बंद होने के बाद यूरोपियन नेशंस परेशान हैं और अल्टीमेटली जो एयरबस का A400M है उसको ही एज एन ऑप्शन देख रहे हैं और उसी में मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं, क्योंकि चाइनीज़ और रशियन प्लेटफॉर्म वो परचेज नहीं कर सकते। बाकी जो लेटेस्ट रशियन प्लेटफॉर्म है जिनको हम IL-76 के रिप्लेसमेंट के तौर पर ले सकते हैं, वहाँ पर इशू ये है कि जो कार्गो एरिया है वहाँ विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि डिफरेंट इक्विपमेंट को लोड करने में यहाँ पर परेशानी पैदा करेगी। ये इशू एयरबस के A400M में नहीं है। तो एयरबस का जो A400M है ये भी MTA के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे कि हमने बताया, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट है और करीबन 37 टन का पेलोड कैरी कर सकता है, तो जो रिक्वायरमेंट है उसको फार एक्सीड करता है। लेकिन जो दूसरे प्लेटफॉर्म है जिसमें आपका C-390 और C-130 हरक्यूलिस हैं, उनके प्राइस के कंपैरिजन में ये उनके दोगुने से थोड़ा ही कम पड़ता है, जो कि 220 से 240 मिलियन डॉलर के आसपास का है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बड़े नंबर्स की है तो ये पूरे प्रोग्राम को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देगा, लेकिन C-17 के कंपैरिजन में ये आपको थोड़ा चीपर पड़ेंगे। बाकी ये रॉकेट भी ज़्यादा है, उनमें 2 इंजन्स हैं, इसमें 4 इंजन्स हैं, तो ये अनप्रिपेयर्ड रनवे से टेक ऑफ लैंड दोनों कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको ऑपरेशनल रेंज भी ज़्यादा मिलेगी। इनको भी आप एज एन एयर टू एयर रिफ्यूलर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और क्योंकि यहाँ पर पेलोड कैपेसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर ज़्यादा फ्यूल भी लादा जा सकता है, तो प्रॉपर एयर टू एयर रिफ्यूलर की तरह इनको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट में आपको रेंज और एंड्योरेंस भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक्सपेंसिव ज़रूर है पर इनका प्राइस जस्टिफाई होता है क्योंकि कैपेबिलिटी भी इनके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा है। सेम केस था आपका C-17 ग्लोबमास्टर 3 और IL-76 के साथ, जहाँ पर C-17 बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है IL-76 से, लेकिन कैपेबिलिटी जस्टिफाई करती है प्राइस को। बाकी इसमें रेगुलर मॉडिफिकेशन भी हो रहे हैं। जो पेरिस एयर शो चल रहा है उसमें ये रिवील किया गया है कि इसकी जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है उसको फर्दर इंक्रीज करके 40 टन कर दिया जाएगा, जिसके बाद हरक्यूलिस के कंपैरिजन में इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है ये ऑलमोस्ट दुगनी हो जाएगी। तो ये बेसिकली हरक्यूलिस ऑन स्टेरॉइड है।
बाकी हरक्यूलिस कितना कैपेबल है, लो फ्लाई कर सकता है, मनोरेबल एयरक्राफ्ट है, नाइट लैंडिंग कर सकता है अनप्रिपेयर्ड रनवेज पर, वो भी शॉर्ट टेक ऑफ और शॉर्ट लैंडिंग की कैपेबिलिटी के साथ आता है। ये सब आपको एयरबस A400M में भी मिलेगी। साथ में इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं मॉडर्न कॉम्बैट के हिसाब से, जिसके अंतर्गत इसको एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, जहां पर स्टैंड ऑफ जैमिंग की कैपेबिलिटी इंट्रोड्यूस कराई जाएगी। इवन इसको ड्रोन मदरशिप तक बनाने पर विचार चल रहा है। तो इनसे ड्रोन्स जो हैं ये ड्रॉप किए जाएंगे और इनको A400M से ही ऑपरेट किया जाएगा। तो ये सैचुरेशन अटैक का काम कर पाएंगे, तो एक्टिव कॉम्बैट रोल में इनका पार्टिसिपेशन हो पाएगा। साथ में इनको कम्युनिकेशन हब में भी डेवलप करने पर विचार चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो 6th जनरेशन फाइटर यूरोप में डेवलप हो रहे हैं उनके साथ ये काम कर पाएंगे। और इनको सर्टिफाइड टैंकर भी बनाया जा रहा है ताकि ये प्रोब और ड्रोग रिफ्यूलिंग करा सके। तो ये एक बहुत वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर जिस तरीके की कैपेबिलिटी मिलती है ये आपको अच्छा खासा रूम देती है इनके साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और इसलिए इनके इतने वर्जन्स बनाए जा रहे हैं। तो अगर ये प्लेटफॉर्म लिए जाते हैं तो ये हमारी मैक्सिमम लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। साथ में इनको एज एन एयर टू एयर रिफ्यूलर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, जो कि हमारी एक बड़ी रिक्वायरमेंट है और मॉडर्न कॉम्बैट में ये चीज़ हमने देखा है कि ये कितनी ज़्यादा क्रूशल है। साथ में इनको एज एन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म में भी डेवलप किया जा सकता है और एज अ ड्रोन मदरशिप भी इनको बनाया जा ही रहा है। सेम चीज़ हम भी कर सकते हैं और इनकी जो इंक्रीज्ड पेलोड कैपेसिटी है और लार्ज कार्गो एरिया है वो इसको अलाउ करेगा। तो MTA प्रोग्राम के अंतर्गत हमारी ये डिमांड है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने चाहिए। तो सिग्निफिकेंट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एयरबस के साथ पहले ही एक प्रोग्राम हमारा चल रहा है जिसके अंतर्गत टाटा C295 प्लेटफॉर्म को बना रहा है। तो एयरबस की इंडियन मार्केट में अच्छी पकड़ है, उसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्राइस एक बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि अगर आप 40 के आसपास भी एयरक्राफ्ट लेते हैं तो पूरे प्रोग्राम का जो कॉस्ट है ये ऑलमोस्ट $10 बिलियन के आसपास का पहुँच जाएगा, जो कि इस परचेज को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देगा। बट अगेन जैसा कि हमने बताया प्राइस यहाँ पर ज़्यादा है तो कैपेबिलिटी भी ज़्यादा है। और अगर C-17 ग्लोबमास्टर 3 की प्रोडक्शन लाइन दोबारा रिस्टार्ट नहीं होती है तो ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है, और अगर रिस्टार्ट होती भी है तो वहाँ पर कुछ कम नंबर्स को रखकर इन प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर सकते हैं और इनको एज एन IL-76 रिप्लेसमेंट देखा जा सकता है। बाकी जो एकमात्र इशू हमको इस प्लेटफॉर्म के साथ लगता है वो प्राइस नहीं है। मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि ये अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पर हमें ऐसा नहीं लगता क्योंकि ये कैपेबिलिटी भी उसी हिसाब से प्रोवाइड कराता है, तो प्राइस जस्टिफाइड है। जो इशू है वो सेम यूरोफाइटर टाइफून वाला है। इस एयरक्राफ्ट को एयरबस डिफेंस द्वारा ज़रूर बनाया जाता है, पर इस प्रोग्राम में मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व थी तो उनके स्टेक्स हैं। तो इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, UK और टर्की जैसी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो इसमें वही इशू आते हैं कि आपको सबके साथ बनाकर चलनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं पूरी तरीके से इनको इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए तो शायद यहाँ पर ज़्यादा इशू ना आए। और यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, खाली असेंबली की नहीं। खैर इस पर क्या प्रोग्रेस होती है ये समय ही बताएगा, लेकिन हमारे पास भी ज़्यादा समय वेस्ट करने के लिए नहीं है, क्योंकि AN-32 की फ्लीट और IL-76 की फ्लीट ये रिटायर होने की कगार पर है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।